आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आयरन मैन मूवी के दूसरे पार्ट को। मूवी की शुरुआत मॉस्को से होती है, जहां ईमान वान को अपने बीमार बाप के साथ एक छोटी सी जगह पर रहता है। टीवी पर टोनी स्टार का प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया जा रहा है, जहां वो अनाउंस करता है कि वो आयरन मैन है। ईवान के बाप का नाम एंटन मैन को है और उसका हावर्ड स्टार्क, जो टोनी के पिता है, उसके साथ पुराना रिश्ता था। एंटन को स्टार्क इंडस्ट्री से निकाल दिया गया था और अब वो एक मुश्किल भरी जिंदगी जी रहा है। एंटन के मरने के बाद ईवान टोनी के खिलाफ बदला लेने की कसम खाता है। ईवान के पास एक ब्लूप्रिंट है जो हावर्ड स्टार्क और एंटन ने मिलकर बनाया था, जिसमें आर्क रिएक्टर को बनाने की विधि होती है। वो इस ब्लूप्रिंट का यूज करके एक एडवांस आर्क रिएक्टर और इलेक्ट्रिक स्वैप का डिजाइन तैयार करता है। ये आर्क रिएक्टर टोनी के रिएक्टर जैसा है, लेकिन ईवान का मकसद टेक्नोलॉजी का मिसयूज करके टोनी का नाम बर्बाद करना होता है। स्टोरी अब अमेरिका में शुरू होती है, जहाँ टोनी अपने सूट के थ्रू आसमान से जंप लगाता है और अपनी हाईटेक स्टार एक्सपो का ग्रैंड इनॉग्रेशन करता है। स्टार एक्सपो एक फ्यूचरिस्टिक एग्जीबिशन है जो टोनी के फादर हावर्ड स्टार्क के सपनों का एक हिस्सा होता है। टोनी अपने आयरन मैन सूट में एंट्री करता है और वहां मौजूद हजारों लोग उसका नाम लेकर शोर करते हैं। उसका दिखावा और कॉन्फिडेंस ये हाईलाइट करता है कि वो दुनिया में पीस एस्टेब्लिश करने के अपने काम से कितना प्राउड है। टोनी अब अपने कार के पास जाता है। वहाँ उसे एक लड़की कहती है कल उसे सेनेट आर्म कमेटी के सामने पेश होने के लिए। टोनी को सेनेट आर्म सर्विस कमेटी के सामने बुलाया जाता है। सेनेटर स्टैन उसे आयरन मैन सूट को गवर्नमेंट के कंट्रोल में देने के लिए फोर्स करता है। स्टैन का कहना यह है कि टोनी का आयरन मैन सूट एक प्राइवेट वेपन है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। जब सेनेटर टोनी से आयरन मैन सूट के कंट्रोल को सरेंडर करने के लिए कहता है, टोनी उसे डायरेक्टली मना कर देता है। टोनी कहता है कि आयरन मैन सूट उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है और उसके बिना दुनिया में शांति नहीं आ सकती। टोनी अपनी टेक्नोलॉजी को किसी के हाथ में देने के लिए रेडी नहीं होता। कमेटी के दौरान जस्टिन हैमर स्टार को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। हैमर दिखाता है कि वो आयरन मैन सूट को डेवलप कर रहा है ताकि गवर्नमेंट टोनी पर डिपेंड ना करे। रोडी का रोल इस सीन में मध्यस्थ है। वो मिलिट्री का प्रतिनिधि होने के नाते गवर्नमेंट का पक्ष लेता है, लेकिन टोनी का दोस्त होने के नाते उस पर सीधा आरोप नहीं लगाता। टोनी अपनी हैकिंग स्किल का यूज करके सबके सामने लाइव फुटेज प्ले करता है, जिसमें दिखाया जाता है जस्टिन हैमर और बाकी लोगों के सूट कैसे फेल हो रहे थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है इवन वैन को, जो अपने नए वेपन सिस्टम को टेस्ट कर रहा होता है। ये वेपन उसके विप्लेस सूट का पहला वर्जन होता है, जिसमें इलेक्ट्रिफाइड वाइप होता है जो हाई एनर्जी एमिट करता है। टोनी की हेल्थ खराब हो रही है। उसका चेस्ट रिएक्टर जो पैलेडियम कोर का यूज करता है उसके खून के बहाव को जहरीला बना रहा था। टोनी इस बात को किसी से शेयर नहीं करता, ना ही अपने असिस्टेंट पेपर पोर्ट से, जो उसके करीबी है। फिर टोनी पोर्ट्स को स्टार्क इंडस्ट्री का सीईओ बनाता है। अगले सीन में टोनी स्टार्क अपने बॉक्सिंग जिम में होता है, जहां वो अपने रूटीन वर्कआउट कर रहा होता है। हैप्पी होगन, जो टोनी का बॉडीगार्ड और दोस्त है, जो उसे बॉक्सिंग सिखा रहा होता है। तभी नताशा रोमेनो, जो अपना नाम नेटली बताती है, वो एंटर करती है। फोर्ट्स नताशा को टोनी के पर्सनल असिस्टेंट के लिए इंट्रोड्यूस करती है। टोनी नताशा का रेज्यूमे देखते हुए उसके बैकग्राउंड के बारे में सवाल करने लगता है। एक हाई प्रोफाइल इवेंट मोनाको ग्रांड प्रिक्स के दौरान टोनी एक रिस्की डिसीजन लेता है। वो खुद एक कार रेस में पार्टिसिपेट करने का फैसला करता है। रेस शुरू होती है, लेकिन तभी एक शॉकिंग मोमेंट आता है जब इवन वैन को जॉब विप्लेस के रूप में आता है और वो ट्रैक पर आ जाता है। इवान ने अपने स्पेशली डिजाइन इलेक्ट्रिक वेब के साथ टोनी के कार को 2 टुकड़ों में काट देता है। टोनी के पास उस वक्त आयरन मैन सूट नहीं होता, लेकिन उसकी सिक्योरिटी टीम उसके लिए पोर्टेबल ब्रीफकेस सूट लेकर आती है। टोनी अपने मार्क 5 आर्मर को पहनता है और इवान से लड़ता है। यहाँ एक बढ़िया एक्शन सीन दिखाया गया है, जिसमें टोनी इवान के इलेक्ट्रिक वाइप के अगेंस्ट अपने आर्मर और इंटेलिजेंस का यूज करता है। आखिर में टोनी इवान को हराता है और अथॉरिटीज इवान को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन इवान अपने हारने के बावजूद मुस्कुराता है, जो दिखाता है उसका असली प्लान अभी भी बाकी है। ये सीन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिखाता है। पुलिस कस्टडी में इवान टोनी को बताता है कि उसने स्टार्क के साथ जो किया है वो बस शुरुआत है और ये दुनिया को दिखाने के लिए था कि स्टार्क की टेक्नोलॉजी एक मिथ है और उसे कोई भी बना सकता है। दूसरी तरफ टोनी की हेल्थ और मेंटल स्टेट दोनों खराब हो रही है। पैलेडियम पॉइजनिंग का असर बढ़ता जा रहा है और उसका एनर्जी और कॉन्फिडेंस में कमी महसूस होती है। टोनी ये बात किसी से शेयर नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी मौत को समझता है। हैमर इंडस्ट्री का ओनर इवन वैनको से मिलता है। हैमर को टोनी से जेलसी होती है और वो अपनी कंपनी को स्टार्क इंडस्ट्री के बराबर लाना चाहता है। हैमर इवन को एक डील ऑफर करता
करता है। उसे छुड़ाने के बदले इवान हैमर के लिए एडवांस मिलिट्री वेपन्स और टोनी जैसा सूट बनाएगा। इवान इस डील को मान लेता है, लेकिन सिर्फ अपने हिडन मोटिव के साथ। अब हैमर और इवान एक साथ मिलकर टोनी को गिराने का प्लानिंग करते हैं। टोनी अपने प्राइवेट वर्कशॉप में इवान की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और उसके मोटिव्स के बारे में जानता है। वो अपने सिस्टम जार्विस का यूज करके इवान के फादर एंटन वैन को और स्टार्क इंडस्ट्री के पुराने रिकॉर्ड्स को चेक कर रहा होता है। इवान का नाम उसके फादर के साथ कनेक्टेड मिलता है, जो एक वैज्ञानिक होता है। वो हावर्ड स्टार्क के साथ काम कर चुका था। टोनी को पता चलता है कि एंटन वैन को स्टार्क इंडस्ट्री से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उसने अपनी जिंदगी स्ट्रगल में बिताई। इवान अपने फादर के लॉस और स्टार्क फैमिली से बदला लेने की भावना के साथ आया था। इस बीच रोडी वर्कशॉप में एंटर करता है। उसे लगता है कि टोनी अपनी जिम्मेदारी आयरन मैन के रूप में निभाना भूल चुका है और इवान जैसे खतरनाक लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। टोनी जो अपने पैलेडियम पॉइजनिंग की वजह से फ्रस्ट्रेटेड है। बाद में सीन चेंज होता है न्यूयॉर्क में। इवन वैन को जो हैमर के लिए काम कर रहा होता है, अपने यूनिक डिजाइन और टेक्नोलॉजी का यूज करके हैमर को एडवांस ड्रोन्स बनाने में मदद करता है। इवान का काम हैमर के प्रिमिटिव डिजाइन से काफी एडवांस होता है, लेकिन इवान ये काम अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए कर रहा होता है और हैमर इस बात से अनजान होता है। टोनी स्टार्क अपनी बर्थडे पार्टी के दौरान आयरन मैन सूट को पहना होता है। रोडी भी इस पार्टी में होता है। टोनी के इस बिहेवियर को देखकर वो शॉक हो जाता है। उसे लगता है टोनी अपने आयरन मैन सूट का मिसयूज कर रहा है और ये दुनिया के लिए डेंजर बन सकता है। पेपर टोनी को प्राइवेटली समझाने की कोशिश करती है, लेकिन टोनी पेपर की बात को इग्नोर कर देता है। सिचुएशन तब और बिगड़ जाती है जब टोनी ओपनली सूट के वेपन्स का यूज करता है। गेस्ट के लिए ये एंटरटेनिंग होता है, लेकिन रोडी के लिए एक सीरियस कंसर्न है। रोडी आयरन मैन सूट का एक और वर्जन मार्क 2 पहन लेता है, जो वर्कशॉप में अवेलेबल होता है। दोनों के बीच एक बेहतरीन फाइट होती है, क्योंकि रोडी टोनी की इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से नाराज होता है। फाइट के बाद रोडी मार्क 2 सूट लेकर निकल जाता है और मिलिट्री को दे देता है, जो आगे जाकर वॉर मशीन बनता है। निक फ्यूरी जो शील्ड के डायरेक्टर है, टोनी को ट्रैक करते हुए रैंडिश डोनट्स पूछते हैं। फ्यूरी टोनी को उसके पैलेडियम पॉइजनिंग के सॉल्यूशन के बारे में हिंट देता है और ये भी रिवील करता है कि नताशा रोमानोव, जो टोनी के असिस्टेंट नेटली के रूप में है, वो असल में उसके बिहेवियर को मॉनिटर कर रही थी। फिर निक फ्यूरी टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क के विचारों के बारे में बताता है। फ्यूरी टोनी को यह बताता है कि उसका फादर हावर्ड स्टार्क सिर्फ एक जीनियस इन्वेस्टर नहीं था, बल्कि उसने फ्यूचर के लिए एक प्लान बनाया था। वो टोनी को हावर्ड की एक पुरानी बात बताता है जो सीक्रेट से भरी होती है। ये हिंट्स टोनी को पैलेडियम के जैसे एलिमेंट ढूंढने में मदद करती है। यहाँ पर एजेंट फिल कोल्सन भी होता है। अब हमें जस्टिन हैमर दिखाई देता है, जो मिलिट्री एजेंसी के पास वॉर मशीन की डिजाइन देखने आया था। टोनी स्टार्क अपने फादर हावर्ड स्टार्क के पुराने नोट्स को ढूंढना शुरू करता है, जिसमें एक सीक्रेट एलिमेंट का मेंशन होता है। एक पुराने वीडियो रिकॉर्डिंग में टोनी को पता चलता है कि हावर्ड स्टार्क ने एक्सपो मॉडल में एक ब्लूप्रिंट छोड़ी थी नए एलिमेंट की खोज के लिए। एक्सपो का मॉडल एक एटम स्ट्रक्चर को दिखाता है, जो उसकी बॉडी में पैलेडियम के जहर को संतुलित कर सकेगा। ये एलिमेंट टोनी के फादर का एक अधूरा प्रोजेक्ट था, जिसे टोनी अब कंप्लीट करने की कोशिश करता है। यह डिजाइन समझने के बाद टोनी अपनी कंपनी में एक्सपो मॉडल का स्ट्रक्चर लेने जाता है। फाइनली जार्विस कंप्यूटर की हेल्प से टोनी एलिमेंट को फाइंड कर लेता है। अब वो उस एलिमेंट को बनाना शुरू करता है और उसे अपने आर्क रिएक्टर में लगाता है। इवान टोनी को कॉल लगाता है और उसे डराने की कोशिश करता है, जो दुनिया की नजर में मर चुका था। टोनी उसकी लोकेशन ट्रैक करता है और उसे पता चलता है कि वो हैमर इंडस्ट्री से बात कर रहा है। टोनी फाइट के लिए रेडी होता है। जस्टिन हैमर एक ग्रैंड इवेंट के दौरान अपने बनाए हुए हैमर ड्रोन्स और एक अलग वॉर मशीन सूट का इनॉग्रेशन करता है। यह सीन में हम हैमर की स्पीच देखते हैं। इवेंट में मीडिया और मिलिट्री मौजूद होते हैं और हैमर अपनी बनावट की तारीफों में लगा हुआ होता है। स्टेज पर हैमर ड्रोन्स को अलग अलग भागों जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए कैटेगराइज करता है। हाईलाइट मोमेंट तब आता है जब वॉर मशीन सूट के सारे कंट्रोल इवन मैन को के हाथ में होते हैं। वहाँ पर टोनी आता है, पर सारे ड्रोन्स टोनी पर हमला करते हैं। रोड वॉर मशीन के अंदर है, पर उसका कंट्रोल इवन मैन को के हाथ में होता है और ना चाहते भी टोनी पे हमला करता है। अब हैमर कंफ्यूज हो चुका था और उसे नहीं पता कि ये सब कैसे हो रहा है। और वहाँ पर पोर्ट्स और नेटली भी आते हैं। नेटली हैमर को पूछती है इसके पीछे कौन है, और वो इवान का नाम देता है। सारे ड्रोन्स पब्लिक प्लेस पर तबाही मचा रहे होते। अब नेटली इवान को रोकने के लिए जाती है। उसके साथ फिल कोल्सन भी होता है और इस सीन में नेटली की एक शानदार फाइट दिखाई जाती है। फिर वो रोडी के सूट के प्रोग्राम को ठीक करती है। अब सारे ड्रोन्स और विप्लेस, जिसमें इवन बैठा होता है, वो सारे एक साथ आयरन मैन और वॉर मशीन पे हमला करते हैं।
है। मूवी की अब लास्ट फाइट होती है जिसमें अपडेटेड आयरन मैन सूट के पावर्स के बारे में पता चलता है। हेमन ने जो गलती की थी उसकी वजह से उसे पुलिस पकड़ लेती है। विप्लेश एक बहुत खतरनाक सूट होता है जिसे हराना नामुमकिन हो जाता है। फिर टोनी दिमाग लगा के आयरन मैन और वॉर मशीन की पावर से एक बड़ा ब्लास्ट करता है और फाइनली विप्लेश को हराने में कामयाबी मिलती है। लास्ट में टोनी स्टार्क और निक फ्यूरी एक मीटिंग के लिए मिलते हैं। फ्यूरी टोनी को एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बताता है जो सुपर हीरोज की एक टीम बनाने का मिशन है। टोनी और रोड को यूएस गवर्नमेंट द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। ये दोनों सेनेट कमेटी के सामने होते हैं जहाँ सेनेटर स्टैन उन्हें मेडल्स देता है। यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में शील्ड एजेंट फिल कोल्सन दिखाई देता है जो न्यू मैक्सिको के एक रेगिस्तान एरिया में पहुंचता है। सीन के एंड में कोल्सन एक बड़ा गड्ढा देता है जिसमें एक हैमर पड़ा होता है। यह सीन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली मूवी थोर के लिए सेट किया हुआ होता है। आपको थोर मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।